हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के दरमियान तजाद पैदा हुआ नेहरू रिपोर्ट को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस की, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया मई 1930 में। तो उन्होंने पहले ही जो बात की वो डायरकी को ख़त्म करने की बात की, यानी जो ड्यूअल सिस्टम चल रहा था प्रोविंसेस में उसे हटा दिया जाए, और इसके बदले में उन्होंने प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने का सुझाव दिया, जिससे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नर को इंटरनल सिक्योरिटी और कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रहे, इसके बारे में इन्होंने बात की ताकि वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाने का सजेशन दिया गया। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि साइमन कमीशन ने पार्लियामेंट्री रिस्पांसिबिलिटी को सेंटर पे रिजेक्ट कर दिया। गवर्नर जनरल को पूरे अधिकार मिलते जिससे वो अपने हिसाब से कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट पर कंप्लीट कंट्रोल मिलता। एक और मेजर पॉइंट ये था कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखना चाहिए और कुछ नई कम्युनिटीज को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ तब तक होगा जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच टेंशन्स खत्म नहीं हो जाते। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का हक, इसे क्लियरली रिजेक्ट किया गया। फेडरलिज्म का आइडिया एक्सेप्ट किया गया, लेकिन तुरंत नहीं। उन्होंने सजेस्ट किया एक कंसोलिडेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया बनाया जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर देने की बात भी की गई, और इन दोनों एरियाज को सेंटर में रिप्रेजेंटेशन देने का सुझाव भी दिया गया। एक और बड़ी रिकमेंडेशन साइमन कमीशन में ये थी कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए और बर्मा को इंडिया से अलग किया जाए, क्योंकि बर्मा को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल पार्ट नहीं माना गया। मिलिट्री एंगल से भी साइमन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि इंडियन आर्मी को इंडियनाइज किया जाए, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को रिटेन करना जरूरी है। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तब तक बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स इसे इररेलेवेंट बना चुके थे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कौन से जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे वो इसको इररेलेवेंट बना चुके थे। तो चंद की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, गांधी इरविन पैक्ट की बात करें, तो ये सब इवेंट्स जो थे ये हो रहे थे और इन्होंने इन रिकमेंडेशंस को इररिलेवेंट बनाया था। तो यहाँ तक हमने देखा रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। अब साइमन कमीशन के जवाब में जो इंडियन साइड से सबसे पावरफुल मूव आया वो था नेहरू रिपोर्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है फरवरी 1928 में, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जब लॉर्ड बिरकेनहेड के चैलेंज का जवाब देने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें एक सब कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में, जिसका काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। इस कमेटी में काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज शामिल थी, तेज बहादुर, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, सुहेब कुरैशी, GR प्रधान। रिपोर्ट अगस्त 1928 तक फाइनल हो गई और कमेटी के सभी मेंबर्स ने ज्यादातर रिकमेंडेशंस पे एकजुट होकर हाँ बोला। बस एक पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट था। मेजॉरिटी लोग डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे, जबकि एक ग्रुप जिसमें नेहरू और बोस प्रोमिनेंट थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन इनको लिबर्टी दी गई अपना स्टैंड रखने की। अब अगर हम नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस की बात करें तो पहले ही इसमें जो रिकमेंडेशन थी दैट इज द डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश इंडिया के लिए कनाडा टाइप सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस रिकमेंड किया गया, लेकिन मिलिटेंट यूथ जैसे जवाहरलाल नेहरू इससे सेटिस्फाई नहीं थे। दूसरी रिकमेंडेशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इनकार। नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का बेस थे। इसके बदले उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट प्लस रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स का आइडिया दिया उन प्रोविंसेस में जहां वो माइनॉरिटी में थे, जैसे यूपी, बिहार। तीसरी रिकमेंडेशन की बात करें दैट इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को लैंग्वेज बेस पर डिवाइड करने की बात कही। चौथी रिकमेंडेशन 19 फंडामेंटल राइट्स। हर इंडियन को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें वुमेन के इक्वल राइट्स, राइट टू फॉर्म यूनियंस, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सबको वोट देने का हक। पांचवी रिकमेंडेशन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड प्रोविंसेस। सेंटर में एक इंडियन पार्लियामेंट हो जिसमें 500 मेंबर्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो अडल्ट सफरेज से इलेक्ट हो।
200 मेंबर्स का जो है सीनेट हो, जो प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्ट हो, और इनका जो टाइम पीरियड हो वो 5 साल हो और सीनेट का 7 साल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होगा गवर्नर जनरल, ब्रिटिश अपॉइंट करेगी, लेकिन सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी। ये सिर्फ अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पर काम करेगा। और एक रिकमेंडेशन ये थी कि प्रोविंसेस में भी सेम स्ट्रक्चर, 5 साल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर हेड होगा लेकिन एडवाइस से काम करेगा। छठी रिकमेंडेशन की बात करें तो कल्चरल एंड रिलीजियस प्रोटेक्शन की बात की गई। मुस्लिम्स के कल्चरल और रिलीजियस राइट्स को फुली प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस दिया गया। 7वीं रिकमेंडेशन की बात करें तो स्टेट एंड रिलीजन का अलग अलग होना। नेहरू रिपोर्ट ने क्लियर स्टांस लिया कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कंप्लीट सेक्युलरिज्म का आइडिया दिया गया। अब जब पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर एक यूनाइटेड एफर्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का काम स्टार्ट किया था तो लगता था कि एक नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन अफसोस, कम्युनल रेफरेंसेस धीरे धीरे इस प्रोसेस में घुस आई और इस वजह से नेहरू रिपोर्ट एक कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई, खासकर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के इशू पर। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे दिल्ली प्रपोजल सामने रखे। उन्होंने बोला कि भाई चलो हम मानते हैं नेहरू रिपोर्ट को, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। तो दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग का एक बड़ा सेशन दिल्ली में हुआ। इसमें कई प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाया और अपनी तरफ से 4 डिमांड्स रखी, जिसे कहा गया दिल्ली प्रपोजल्स। और खास बात यह थी कि मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1927 ने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट भी किया था। तो चलिए पहले देखते हैं वो 4 डिमांड्स क्या थी। जॉइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए लेकिन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स हो। दूसरी डिमांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले। तीसरी डिमांड, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। चौथी डिमांड, 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए जाए, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फॉर इंटर प्रोविंसेस। ये प्रपोजल्स एक सेक्युलर और इंक्लूसिव स्ट्रक्चर की तरफ बड़ा कदम था, लेकिन सबको पसंद नहीं आए। यहाँ पे हिंदू महासभा का रिएक्शन देखने को मिलता है। हिंदू महासभा का सख्त रिएक्शन, एक रुकावट यहाँ पे बनी। हिंदू महासभा ने इन प्रपोजल्स का सख्त विरोध किया, खास तौर पर नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाने के खिलाफ वो थे। पंजाब और बंगाल जहां मुस्लिम्स ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे, उनमें अगर रिजर्वेशन मिलता तो उनका कहना था कि मुस्लिम कंट्रोल हो जाएगा लेजिस्लेचर्स पे। इसके अलावा हिंदू महासभा ने एक और डिमांड रखी, एक स्ट्रिक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर की, यानी पावर सिर्फ सेंटर के पास हो, स्टेट्स को ऑटोनॉमी ना दी जाए। ये एटीट्यूड पूरा का पूरा डायलॉग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना गया। अब कंप्रोमाइज की कोशिश की गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जब डिस्कशंस चल रहे थे तो एक स्टेज आया जब मुस्लिम लीग ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने क्लियरली कहा कि उनको मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए, खास कर सेंट्रल लेजिस्लेचर में और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। इस पॉइंट पे मोतीलाल नेहरू और उनके साथी लीडर्स एक मुश्किल सिचुएशन में आ गए। अगर मुस्लिम डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए तो हिंदू कम्युनलिस्ट्स नाराज हो जाते, और अगर हिंदू सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई किया जाता तो मुस्लिम लीडर्स रिपोर्ट से अलग हो जाते। इस बीच में कंसेशंस हिंदू महासभा के प्रेशर पे नेहरू रिपोर्ट में किए गए। जॉइंट इलेक्टोरेट्स हर जगह रखे जाए, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ उन प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। सिंध को बॉम्बे से तब अलग किया जाएगा जब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और वहां के हिंदू माइनॉरिटी को स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोस्टली यूनिटरी रखा जाएगा क्योंकि रेसिडुअल पावर सेंटर के पास ही रहते। लेकिन जिन्ना ने इन सब बातों को रिजेक्ट किया और दिसंबर 1928 जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुई तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से सिर्फ 3 मेजर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए नेहरू रिपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी अब 3 बातें मानिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन मिले, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अडल्ट सफरेज इम्प्लीमेंट नहीं होता। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि रेसिडुअल पावर्स प्रोविंसेस को मिलने चाहिए, न कि सेंटर को। लेकिन अफसोस ये अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। जिन्ना की ये शर्तें कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं की और यहाँ से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग होने लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हिस्ट्री पे और भी बहुत सारे वीडियोस डाउट डिमोलिशर पे एक्सप्लेन और डिटेल में कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डाउट डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।